प्राचीन काल से ही हमने उत्तराखंड की प्राचीन भवन निर्माण शैली को जाना, जिसमें हमें भूमि, सांस्कृतिक और भौगोलिक पर्यावरण के अनुरूप भवनों की रचना का अनुभव हुआ कि कैसे प्राचीन भवन अपनी विशेषता और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बनाए जाते थे। हमारे ये भवन भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से अलग नजर आते हैं। हमारे यहाँ के गांवों में भवनों को मिट्टी, पत्थर, देवदार आदि लकड़ियों से निर्मित किया जाता था। इन ग्रामीण स्थानों में मोटी दीवार, लकड़ियों का अधिक उपयोग, छोटी खिड़कियां, दरवाजे और नीची छतें पाई जाती हैं। ये जो पत्थर के घर होते हैं, जिनको गढ़वाल में ढूंगा घौर बोलता है और हिंदी में पत्थर के बने हुए घर कहते हैं। इनको बनाने के लिए मेनली 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहला है मिट्टी और पत्थर और लकड़ियों की बल्ली। तो इसमें जो मिट्टी यूज़ होती है वो लाल मिट्टी होती है, जिसे गढ़वाली में चोपड़ा माटा कहते हैं। और क्योंकि इसकी बाइंडिंग जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको जब निकालते हैं जंगल से, जिस एरिया पे होती है, ये भी पर्टिकुलर स्पेस पे होती है, तो वहाँ से निकाल के इसको ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता। सिंपली पानी डाल के थोड़ा हल्का गूंथना पड़ता है, फिर उसको पत्थर के साथ मिला के लगाते हैं। और इसमें जो पत्थर होता है वो भी स्पेशल, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पत्थर है वो ही यूज़ होता है। इस प्रस्तुति में हमने उत्तराखंड के पुराने भवनों की शैली, बनावट, सामग्री, दीवारें और आंगन का महत्व पर चर्चा की है। गढ़वाल हिमालय के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः 2 से 3 मंजिले भवन ही निर्मित किए जाते थे, जिन्हें लगभग एक समान आकार का बनाया जाता था। इन्हें ठाई पुड़ा कहा जाता है, किंतु 3 या 4 मंजिले मकान कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन्हें धनी परिवार के लोग ही बना पाते थे। भवनों को मिट्टी पत्थर की चिनाई करके बनाया जाता था। सामान्यतः एक मकान में 5 से 6 कमरे होते हैं, किंतु मकान का आकार और कमरों की संख्या परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। दरवाजे और खिड़कियां चीर देवदार, तुंग और मोरू आदि की लकड़ियों से निर्मित किए जाते थे। भवनों की दीवारें 60 से 90 सेंटीमीटर तक मोटी होती थीं, जिसे गोबर से लिपा जाता था। इसका जो बात की जाए रखने का तरीका होता है, सबसे पहले पत्थर रखते हैं ऊपर, फिर उसके नीचे मिट्टी बिछाई रहती है पूरी, फिर उसके नीचे तखत बिछाई रहती है, फिर उसके बाद बल्लियाँ रहती हैं। बल्लियाँ बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन की रहती है, जिससे कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट न पड़े, वो उसका जो भार है वो ईजिली संभाल सकें। अगर बात करें इनके दीवारों की, तो वो लगभग 30 सेंटीमीटर तक चौड़ी रहती हैं, जिससे कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो इजीली अंदर के टेम्परेचर को इम्पैक्ट न करे। और खिड़कियाँ इसकी छोटी होती हैं और मेनली रसोई घर में देखने को मिलती हैं। और दरवाजे भी छोटे ही होते हैं, जो मॉडर्न टाइम में जो 7 से 8 फीट के जो दरवाजे होते हैं, जो सीमेंटेड घरों में होते हैं, उससे तो काफ़ी छोटे ही रहते हैं। वो इसीलिए कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर के टेम्परेचर को इम्पैक्ट ना करे। अगर बात की जाए इनके फ्लोर की, तो ऊपर वाला जो फ्लोर है वो मेनली मिट्टी से बनाया रहता है, पर इसमें जो पुताई करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो गौमूत्र, गोबर और वहीं चोपड़ी मिट्टी यूज़ होती है। पुराने ज़माने में महिलाएं सुबह शाम इसकी पुताई करती हैं। सीमेंट के घरों में अगर जूते चप्पल न पहनी जाए तो ठंडा एकदम लगता है, लेकिन इन पुराने घरों में यह समस्याएं कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये घर पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाते थे, जिससे पर्यावरण अनुकूलन के साथ साथ ये घर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारे यहाँ होने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, वर्षावार, बर्फबारी से भी ये घर हमें सुरक्षित रखते हैं। इसके साथ ही इन घरों में रहने से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सावधान उपयोग भी होता है, जिससे हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से बचा सकते हैं। अगर बात की जाए इनकी बालकनी की, तो बालकनी मेनली चीड़ वगैरह से, और कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि पत्थर से भी बनी रहती है। और सीढ़ियाँ इसके जो घर है इसके बीच से सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं, और कभी कभी अंदर से भी सीढ़ियाँ बनाई रहती थी।
इनमें जो फ्लोर की बात की जाए तो जो धनाढ्य लोग होते थे उस टाइम पे हमारे गांव में, हाँ, गढ़वाली लैंग्वेज में उसको पदान कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग होते थे इस टाइम पे। तो उन्हीं के हमें 3 से 4 मंजिला मकान दिखने को मिलते हैं इस टाइप के। पर नॉर्मल जो लोग होते थे, जो गरीब लोग थे, तो उन्हें 1 या 2 ही फ्लोर के बनाए रहते थे। नीचे वाला जो फ्लोर होता था वो कभी कभी वहाँ अनाज स्टोर करते थे और कभी कभी जानवरों को रखते थे। जब भी वो जानवरों को रखते थे तो उस टाइम पे लकड़ी का फ्लोर यूज़ नहीं करते थे, मिट्टी को रिप्लेस करके वो वहाँ पत्थर लगाते थे। वो इसीलिए लगाते थे ताकि उनके पाँव से जो मिट्टी निकलती है वो ना निकलें और वो रह पाएँ वहाँ। पर विंटर में पत्थर लगाने से तो जानवरों को ठंड लग जाएगी, तो इस ठंड से बचने के लिए वो जंगल से सूखे पत्ते बिछा देते थे वहाँ के लिए। और इन घरों की एक जो स्पेशलिटीज़ है वो यह है कि इन घरों में एक खिड़की के जैसे एक ओपनिंग देखने को मिलती है। जैसे नॉर्मल जो खिड़की होती है उसकी ओपनिंग बाहर की साइड होती है, पर ऐसा नहीं होता। खिड़की के जैसे जो स्ट्रक्चर है वो केवल अंदर की साइड रहता है, जैसे अलमारी जैसे टाइप का। पटाल वाले कारीगर अलग होते हैं। वे इस तरह से पटाल ढालान नुमा छत पर फिट करते हैं कि एक पटाल दूसरे पटाल के नीचे फिट हो जाता है और इस प्रकार बर्फ या बारिश न तो छत पर टिकती है और न ही भवन के अंदर प्रवेश कर सकती है। पूरा भवन इस तरह से लकड़ी और पटाल से जोड़ा जाता है ताकि बड़े से बड़े भूकंप के आने पर भी भवन सुरक्षित रह सके। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि ये क्लाइमेटिकली सूटेबल है, यानी इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे वो इस तरीके से बनाया गया है कि पहाड़ में जो ठंड होती है लोग उससे बचे रहें। इसकी छत का देखेंगे आप, इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो यानी पत्थर और ये सब चीज़ें। तो सबसे पहला क्लाइमेटिकली सूटेबल। फिर दूसरा, अगर इसका इकोलॉजिकली बेनिफिट देखा जाए तो एक बर्ड होती है जिसका नाम स्पैरो इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में गौरय कहते हैं और गढ़वाली में घनड़ू कहते हैं। तो ये उसके लिए शेल्टर का काम करता है, यानी आपको ये चिड़िया केवल उन्हीं घरों में देखने को मिलेगी जिन घर में जो इस टाइप के घर हैं। उत्तराखंड भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में आता है। क्या आप जानते हैं, उत्तराखंड की कोटी बनाल शैली उत्तराखंड की विशेष वास्तु शैली है। यह शैली भूकंप रोधी शैलियों में सबसे मजबूत और टिकाऊ है। पुरखों ने पहाड़ पर रहने के लिए नई नई तकनीकों को बनाया था, पहाड़ के अनुकूल होकर जीवन यापन कर भी रहे थे। 1991 में भूकंप ने इतनी तबाही मचाई मगर ये भवन पहाड़ की छाती पर अडिग खड़े रहे। लकड़ियों को कुछ विशेष तकनीक से एक दूसरे से जोड़ा होता है। इस कारण बड़े से बड़ा भूकंप इन मकानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ता। भवन निर्माण की इस शैली को कोटी बनाल शैली कहा जाता है। आज के युवाओं को इन घरों की महत्वपूर्ण भूमिका समझनी चाहिए और इन्हें बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इन घरों को संरक्षित रखकर हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रखते हैं और पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। इससे हमारे भविष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो अभी हमने देखा इन घरों का जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था वो हमने बारी बारी करके देखा। तो उनमें से जो मुख्यतः हमने देखा वो है कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि ये चिड़ियों के शेल्टर का काम करती हैं, और दूसरा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो ये उसमें भी योगदान करते हैं। तीसरा, ये डिज़ास्टर रेजिस्टेंस। उत्तराखंड 5 जोन में आता है जो कि भूकंप का सबसे सेंट्रल जोन होता है। इस स्थान पर इन घरों का बनना काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है और देखा भी गया है स्टडीज़ के अनुसार कि जो सीमेंटेड घर होते हैं और ये जो पत्थर के घर होते हैं, जब भूकंप आता है तो इनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है सीमेंटेड घरों को, और पत्थर के घरों को कम इम्पैक्ट करता है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि जिसकी वजह से हमें इन घरों को महत्व देना चाहिए। हमारी धरोहर में छुपी पुरातात्विक भवन निर्माण शैली हमें यह दिखाती है कि सुरक्षा और सौंदर्य को साथ में रखना संभव है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर अपनी अमूल्य धरोहर को संरक्षित करें।
इससे हम न केवल अपने पूर्वजों और पुरखों द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को आगे बढ़ा सकेंगे, बल्कि पर्यावरण अनुकूल घर निर्माण शैली को भी प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार हम भविष्य में संभावित आपदाओं से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। इस महत्वपूर्ण ज्ञान को व्यापक रूप से फैलाकर हम लोगों को सीमेंट के कंक्रीट जंगल बनाने के बजाय पारंपरिक और पर्यावरण संवेदनशील घरों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। इससे न केवल हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, बल्कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता में भी वृद्धि होगी, जो अधिक पर्यटकों और यात्रियों को आकर्षित करेगी। परिणाम स्वरूप उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।